अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से कुछ रोज़ पहले एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी और बात ये की जा रही थी कि अब मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा और इसके साथ साथ खान साहब की रिहाई के हवाले से अलीमा खान साहिबा का बयान के संगजानी पर जलसा करने से मशरूत कर दिया था हुकूमत ने उनकी रिहाई को, जिसको डिनाई किया बैरिस्टर गौहर ने। ये सब होते हुए ऑन द पैरेलल आज की जो अहम खबर रही वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से है, जिनका कोर्ट मार्शल अपने प्रोसीडिंग्स के लिहाज से अब हतमी अंजाम को पहुंच रहा है। और साथ साथ ये कि जो ISPR की तरफ से एक बयान जारी किया गया, चार्जशीट कर दिया गया है उनको फॉर्मली अब, और साथ साथ इसमें यह डिटेल भी शामिल थी कि पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात जो कि 9 मई से मुतल्लिक थे, उस हवाले से भी उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड इस तरह से है कि इससे पिछली प्रेस रिलीज़ जब ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो उसमें टॉप सिटी केस का जिक्र था, इसके अलावा फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट या फिर अपने जो उनकी ताकत थी, उनका इख्तियार था, उसका नाजायज़ इस्तेमाल का जिक्र था, और साथ साथ पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट का जिक्र था। लेकिन इस मरतबा 9 मई को मेंशन किया जाना खासा सिग्निफिकेंस, खासी अहमियत का हामिल है। उनकी प्रोफाइल की बात करें तो 2019 में वो DGISI बनते हैं। 2021 में जब आर्मी चीफ का तकर्रुर हो रहा था तो उस वक्त उनके नाम उस फहरिस्त में शामिल था जिसमें एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट थी। तो वहाँ से शुरू होकर अगस्त 2024 में उनका ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तक पहुँचना नशेबो फराज से भरपूर उनका एक करियर रहा। और इसके साथ साथ ये कि खासी कंट्रोवर्सीज भी रहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने आप को डिस्टेंस करती आई है इस सारी कार्रवाई से। और PTI के बहुत सी मेन स्ट्रीम लीडरशिप के लोगों ने ये बयानात दिए कि ये इदारे का अपना एंडेवर है, वो खुद बजाते खुद इसको ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारी कोई सिंपथीज़ उनके साथ हैं। लेकिन यह आम तासुर था कि खान साहब की हुकूमत, 2018 PTI की हुकूमत ये एम करती थी कि वो फैज़ साहब को देखना चाहते हैं DGISI की पोजीशन पर, और उसी से इख्तलाफात का आगाज़ हुआ जो कि इवेंचुअली उनके लिए डैमेजिंग साबित हुआ। तो अब ये सवाल है कि आया ये कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है, इसका दायरा कार अगर वसी होता है तो क्या इसमें PTI के लिए या बिलखसूस एक्स चेयरमैन PTI के लिए भी बुरी खबर हो सकती है या नहीं, और अब मुज़ाकराती अमल जो कि शुरू होना था उसका क्या होगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इस मरतबा फैज़ साहब के हवाले से जो चार्जशीट होने की खबर सामने आती है, इसमें जो 9 मई का मेंशन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि इससे पहले हमने टॉप सिटी केस के हवाले से सुन लिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की बात सुन ली, लेकिन अब तो कैटेगोरिकली 9 मई के हवाले से भी अब डिटेल सामने आई है कि उस पर भी तफ्तीश की जा रही है। इसकी इम्प्लीकेशन उनके अपने लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू? देखिए जी, जो प्रेस रिलीज आई और जो चीज़ें मैंने चेक की तो ये सिर्फ सिलसिला 9 मई का नहीं है। जब वो हाजिर सर्विस जर्नल थे तो इमरान खान साहब ने 25 मई 2022 को मार्च किया था। इमरान खान साहब ने नवंबर शायद 26 को 2022 को, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और चार्ज लेने में 3 दिन बाकी रह गए थे, उस दिन भी ये पिंडी आ गए थे जब प्लस्तर चढ़ा हुआ था, उसके अंदर भी इनका नाम इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, शामिल हो चुका हुआ है कि ये भी चीज़ें अब आगे चल के आएंगी। और फिर रिटायरमेंट के बाद में ज़ाहिर 9 मई 2023 जिसका प्रेस रिलीज में जिक्र है कि उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हुई है। और ये भी बताया गया है कि बड़े बाज़ाब्ता तौर पे बताया गया, प्रेस रिलीज से हट के मैं मतलब जो मैंने पूछा तो वो है कि ये इमरान खान से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेते थे और फिर उस पर अमल करते थे। तो ये चीज़ें मिला के इमरान खान के ख़िलाफ़ तो जा रही हैं, क्योंकि 9 मई को देख लें, उसमें तो प्रेस रिलीज में आ गया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। तो जो चीज़ें पर्दे में थी वो अब ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। और जनरल फैज़ हमीद का अब सिर्फ कि टॉप सिटी में नाम आ रहा है या इर्द गिर्द कुछ और इंडिविजुअल्स के नाम है, वो नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी जो चार्जशीट की गई है, फर्द जुर्म लगाया गया ना इसको, चार्जशीट को आप ये कहें कि बाकायदा तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। तो रिटायरमेंट के बाद तो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं ना होता, वो तो हाजिर सर्विस का ही होता है। तो ये बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं। और चार्जशीट जब हो गई है, अब ये जवाब देंगे या फिर सबूत जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, यानी मिलिट्री ने खुद अपने एहतसाबी एक्ट के तहत ये काम किया है, तो उसमें उन्होंने सबूत देना है। जब सबूत देना है
तो फिर उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा जिनके खिलाफ या जिनसे मिल के, जिनके साथ मिलकर जनरल फैज़ हमीद जो कुछ करते रहे, तो वो पीटीआई की क़यादत की तरफ बिल्कुल सीधा सीधा सा बढ़ता हुआ काम नज़र आ रहा है। ठीक है नसरुल्लाह साहब, ये जो सारा कुछ हुआ 2021 में जब नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना था, उस वक्त तो उम्मीदवारान में से फैज़ साहब का एक नाम था। 2024 में अगस्त में ये कार्रवाई शुरू होती है और अब चार्जशीट वो हो जाते हैं। इस सारे करियर में काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी उनकी रहती हैं। टीएलपी का धरना देख लीजिए, या वज़ीर आज़म की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का इल्ज़ाम, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे पास आए, मुझे कहा मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला नहीं आएगा। क्या लगता है कि उनकी असेसमेंट गलत थी, या सूरत हाल ये है कि अब आकर पीटीआई के साथ जो उनका नाम जोड़ा गया उसका खमियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद इस कदर ताकतवर बन चुके थे कि उन्हें इस बात का शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि एक वक्त आएगा उन्हें ऐसे जो है वो कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, बाज़ मुकामात पे आप देखें इमरान खान साहब भी बहुत बड़े कसूरवार हैं। इवन जब वो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई और उन्हें पेशावर भेजा जा रहा था, तो इमरान खान साहब भी उनको बज़ेद थे कि आप न जाएं और नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक मौके पे इमरान खान साहब से कहा भी कि मैं चला जाता हूँ, इस वक्त कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब बज़ेद थे कि नहीं जी आप मत जाएं। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि फैज़ हमीद साहब जब फ़ौज के अंदर थे, आप देखें टॉप सिटी, जब जो आमिर साहब बात कर रहे हैं राना साहब, एक फ़ौज के अंदर इख्तियारात का इस्तेमाल करना, फ़ौज के अंदर रहते हुए और आफ्टर रिटायरमेंट, उनके दो जो जराइम हैं। फ़ौज के अंदर रहते हुए भी किसी ने इस तरीके से इस पोजीशन पे, DGI की पोजीशन पे, इस तरह अपनी ज़ात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल शायद कभी ना किया हो। अच्छा। तो मेरे ख्याल में उनको शायद, आप देखें उनकी चकवाल में जो उनका रहने सहने का अंदाज़ था, फिर उनकी भाई की जो वहाँ पे जिस तरीके से उनकी मामूलात थे, शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ जाएं, आपके भाई जो है एक जूनियर मुलाजम हो और वहाँ पे सारे इख्तियारात खुद संभाल लें। और 9 मई का जो मेंशन है, आपको लगता है पीटीआई कह रही थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? 9 मई का जो इनके ऊपर जो शवाहिद सामने आ गए हैं, मैं समझता हूँ 9 मई और 2022 वाला एहतजाज जिसकी प्लानिंग की गई थी कि GHQ के बाहर होगा, जिसके इमरान खान क़यादत करने जा रहे थे। अब इसका असल मलबा फैज़ हमीद साहब के ऊपर तो पड़ चुका है, इमरान खान साहब के ऊपर पड़ गया। अच्छा। इमरान खान साहब के लिए अब कोई रास्ता शायद बचा नहीं है, या माफ़ी मांगनी होगी या खान साहब को भी एक तासुर तो ये है कि अब माफ़ी वाली बात भी गुजर चुकी है। मैं देखिए, अगर फ़र्ज़ कर लें हम, अगर या माफ़ी है या फिर सज़ा है, खान साहब के लिए दरमियान का रास्ता बचा कोई नहीं है। ठीक। क्यों? इसलिए कि इन शवायद की बुनियाद पर जब देखें एक फ़ौज के हिसास इदारे के सरबराह, उनको पर इल्ज़ाम क्या है, आज चार्जशीट क्या है? इंतशार, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ काम, मुल्की इदारे के ख़िलाफ़, सरकौमी सलामती के इदारे के ख़िलाफ़ काम, वो बगावत में शुमार किया जाता है। और फिर जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी जनरल सैयद आसिम मुनीर की, उस वक्त ये प्लानिंग करना कि हम ये तैनाती रुकवा देंगे, यानी अब इससे बड़ी बगावत तो कोई हो नहीं सकती ना कि आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है और आप एक सियासी जमात के साथ मिलके ये प्लान करते हैं कि हम आर्मी चीफ को तैनात नहीं होने देंगे। इससे बड़ी बगावत फौज के इदारे के खिलाफ हो नहीं सकती। फैज़ हमीद साहब तो उसमें फंस गए, मामला चला गया अब इमरान खान साहब के सामने। जो लोग कहते थे जी इमरान खान साहब के पास शवाहिद, उनके खिलाफ शवाहिद नहीं है, वो जी उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कह दिया था हमारे लोग कहाँ जाते, लेकिन अगर ये सारे सबूत फैज़ हमीद के खिलाफ, इमरान खान साहब के, और ये सारा लिंक आपस में साबित हो जाता है तो इमरान खान साहब के पास बचने का रास्ता कोई नहीं है। जो लोग पकड़े भी गए, मैं एक आखिरी जुमला कह दूँ, उनके मोबाइल से जो डाटा निकाला गया उसमें से भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती रही और उन तक हदायत, किसी लैपटॉप का भी जिक्र हो रहा था उसमें भी सारी चीजें। आमिर ज़िया साहब, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर फैज़ साहब? आपको लगता है कि एक तो डिसिप्लिनरी इश्यूज जो कि सिग्निफाई किए गए पुरानी प्रेस रिलीज में भी कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट, या आपको लगता है कि जो इल्ज़ामात थे, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के भी बहुत से लोग एक्यूज़ करते हैं कि जुडिशरी में उनके राब्ते थे, पॉलिटिकल केसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश वो रीसेंट पास तक करते रहे हैं, वो मसला था, या 9 मई इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम जिसको कार्डिनल सिन कहते हैं? तो अब आकर एक तो इसका बता दें कि ये फैज़ साहब के अपने केस में जिस तरह से डेवलपमेंट्स रही हैं उसमें सबसे बड़ी गलती या असेसमेंट की गलती क्या की उन्होंने, और दूसरी चीज़ ये कि क्या इसके पीटीआई के लिए कोई इम्प्लीकेशंस हैं, या जिस तरह पीटीआई कहती है कि ये तो इदारे की अपनी कार्रवाई है, हमारी कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं है, ना इससे हमारा ताल्लुक है? वो एकदम कहते कि हादसा रूनुमा नहीं होता, बहुत दिनों तक उसकी परवरिश होती है। और अगर आप देखें कि बड़ा एक पेचीदा केस है
जितना जितना जिस तरह की चार्जशीट है कोई मतलब है उसकी बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो भी अवाम के सामने नहीं आई है, मंजर आम पे नहीं आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एतबार से ये पाकिस्तान के लिए ऐसा केस है कि जिसके असरात जो हैं बड़ा आगे तक जाएंगे। और इसमें जाहिर है कि एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जी पाकिस्तान की फौज जिसके डिसिप्लिन को मिसाली कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी नज़्म ज़ब्त इसका बहुत ज़बरदस्त है, उसमें एक ऐसा शख्स जो कि मुबीना तौर पे हम तो अभी तो इल्ज़ाम ही है, जब तक केस प्रूव नहीं हो जाता, हम जैसे लोग तो यही समझते हैं कि जो सिविल उसको देखते हो सकता है कि फौज की अदालत के अंदर उसी वक्त होता हो ट्रायल के जब तहकीकात आप बिल्कुल क्लोज कर रहे होते, तो उसमें एक ऐसा शख्स जो है कि जो अब्यूज ऑफ पावर कर रहा था, जो अपने ओहदे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उस अहम तरीन जगह पे पहुंच कैसे गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, उसमें यह सवाल है कि क्या पाकिस्तान आर्मी में इतने ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, आप सब लोग वाकिफ हैं, उसमें क्या वजह थी कि ये चीज इतने अरसे तक जो है अनरिपोर्टेड रही? और उसमें जाहिर है कि क्या जो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो इन चीजों से बिल्कुल बेखबर थे क्या, और क्या ये मुमकिन है, और क्या इसका दायरा है जो और वजीर आजम भी क्या बेखबर थे, ये भी सवाल है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब है कि बहुत सारे, मैं सिर्फ आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, फिर उसका एक अलग एस्पेक्ट है, तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, इसके दो मैं मुहर्रिकात देख रहा हूँ, तो हमारे साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि इमरान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे कतई नजर आप और हम सबको पता है कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो है एक अरसे से, एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी मोटी जो फ्रिंज एलिमेंट है वो किया करते हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बहुत अरसे से मतलब है, मुझे याद है कि बाकायदा मज़ामीन बड़े बड़े पर्चों में छुपाए गए, एक कैंपेन लॉन्च की गई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और वो हमने तसलसल देखा, भारत उसमें पेश है, कुछ उसके मगरबी में नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, जो उसके तहादी हैं वो उसके अंदर थे, कि जिसको कहना ही वो साबित ही करना चाहते कि जी हमारी फौज में कोई मतलब है डिसिप्लिन की कमी है, कोई ऐसे काम करती है जो उसको करने नहीं चाहिए। अब जबकि हमने खुद इस केस को उठा दिया है, तो क्या उससे उनका मुंह बंद हो जाएगा, ये एक सवाल है, या उनको एक और मौका मिलेगा मजीद हम पे तहकीक करने का, कि उससे मुंसलिक एक दूसरा सवाल है। मैं एक बड़े नेचुरल पैराडाइम पे इस चीज को देख रहा हूँ। आमिर साहब इस पे कमेंट कर दें कि व्हाट इज द चांस के खान साहब भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस सारी कार्रवाई में सूनर और लेटर? बिल्कुल, मतलब है कि अगर जाहिर है कि जिस तरह से तहकीकात हो रही है, और 9 मई जो है ये तो एक सियासी केस है ना, 9 मई एक सियासी केस है, इसी तरह की और वो बाकायदा जो चार्जशीट में है उस पर अगर उनके कुछ सिविलियन पार्टनर्स होंगे तो जाहिर है कि वो कैसे बच सकते हैं। और फिर मैं वही कहूंगा कि जनाब मतलब है कि जितना इसके दायरे कार को ड्रैगनेट को आप फैलाएंगे उससे पेचीदा सूरत होगी, आसान केस नहीं है। और ये फिर जो सवाल होगा, एक आप उसकी रिवायत डाल रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह ये रिवायत डाल रही कि आगे भी अगर कोई ऐसा हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ इसी तरह की तादाबी जो कार्रवाई है हो सकती है। जी ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, एक तो जो उनके करियर की अगर हम बात करें ना, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। लोग ये भी कहते हैं ऑडियो वीडियोस का कल्चर, ये जो लीक होने का और पॉलिटिक्स में इंडल्ज करना, ये भी इसी दौर में शुरू हुआ। आई डोंट नो कि आप अग्री करेंगे या नहीं, लेकिन जो अफगानिस्तान जाके उन्होंने चाय का कप पिया और कहा कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, उसकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट हमने पे की है। आप अग्री करेंगे इससे? उससे हम कहेंगे कि हमारे इंटेलिजेंस चीफ वहाँ जाना और पब्लिक में आना, ज़ाहिर है कि ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह हुआ और पाकिस्तान के लिए भी हुआ। ना वो तालिबान को फ़ायदा दे रहा था, ना वो हमें फ़ायदा दे रहा था। तो फिर खुदनुमाई तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब ये क्या हरकत थी, ज़रूरत नहीं थी इस बात की कि स्पाई चीफ जाते हैं दुनिया भर में विजिट करते हैं, वो इस तरह थोड़ी तस्वीरें आ रही होती हैं और चल रही होती हैं कि आपका स्टाफ भी उसमें शामिल हो रहा हो पिक्चर के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो नसरुल्लाह मलिक साहब अभी कह रहे थे ना कि उनके जहन में भी नहीं था, गुमान में भी नहीं था कि इस तरह हो सकता है। और जो आमिर ज़िया साहब कह रहे थे कि जी फिर जहन में रखें फिर आने वालों को, तो बिल्कुल आने वाले ही तो जो आज मौजूद हैं वो आने वाले हो चुके हैं ना, कि बैठे हुए हैं, रिटायर भी होके जा चुके हैं एक उनके बाद। तो फिर ये सब के लिए है और होना चाहिए ना, क्यों ना हो। ठीक, इस पे हमें क्या मसला है कि हम ये डराएं कि जी उनका हो रहा है तो बाकियों का भी हो जाएगा। भाई जब वक्त आएगा तो वो उनका भी हो जाएगा, क्योंकि जो गलत काम करेगा उसको ये पता होना चाहिए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ।
तो बस ठीक है। फिर जब हमारे यहाँ बात गश्त चलती है फलां केस की, तो ये तो अब एक मिसाल शायद बनी जाए ना कि माफ़ी ना हो और सज़ा हो जाए, और सज़ा के साथ फिर 9 मई की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो वो आगे तो उधर ही जाएगी जिधर हम सब बात कर रहे हैं कि वो PTI के इमरान खान की तरफ जा रही है और उनके साथ जो लोग, आप मुराद सईद की ऑडियो को ना भूलें बीच में, जहाँ पे था कि आपको जो टारगेट दिए गए हैं आप वहाँ पहुँचे। मतलब इमरान की अरेस्ट तो सबको पता थी कि किसी दिन भी होनी है, हो रही है, हो गई, तो मतलब ये प्लानिंग जो है कि जो टारगेट आपको दिए गए हैं, तो टारगेट्स में तो सारी मुसल्लह अफवाज के जो मेन तरीन दफातर अहम तरीन, उसमें ना PF छोड़ा, ना कोई ISI का दफ्तर छोड़ा, ना GHQ, ना कोर कमांडर हाउस। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल किसी ना किसी मरहले पे मुकम्मल होनी चाहिए। आज तक हम 1971 के सामने एक को पीटते हैं कि जी उस वक्त सजाएं नहीं दी गई, मट्टी डाल दी गई, तो हमें अपने साने हाथ के ऊपर जाना भी चाहिए। ठीक है राना साहब, जिस कदर इन्वेस्टिगेशन हो और जो उसके अंदर मुजरिमों को पकड़ना चाहिए। एक चीज़ और राना साहब, मुझे ये बताएं कि एक जिस तरह PTI ने भी कहा कि हमारा कभी प्लान नहीं रहा कि हम उनको आर्मी चीफ के ओहदे पे एलिवेट करते, लेकिन मुझे याद है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद खान साहब ने एक पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट पे बैठकर उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने पहले मालूम था कि यह साजिश हो रही है और DGISI हुकूमत के आंखें और कान होते हैं, तो मुझे तो इल्म था कि अगर इनको हटाया गया तो नून लीग को दोबारा स्पेस मिल जाएगी, वो तो फिर मैदान में आ जाएंगे। तो जब वो खुद ये कह चुके हैं कि ऑपोजिशन को कर्टेल करने के लिए फैज साहब की शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, तो फिर ये अभाम अब तक क्यों बरकरार है कि PTI के प्लान का वो हिस्सा ही नहीं थे? देखिए, चूंकि मानना तो किसी ने नहीं ना, तो अब अगर जब साबित हो जाएगा तो वो सवाल और मानना ना मानना बेमानी हो जाएगा कि हाँ जी ये कनाइवेंस में थे, ये इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, ये कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन विद इन द इंस्टीट्यूशन पहुंचा रहे थे। क्योंकि मैंने जब आपको होगा जहन में, नुसरत जावेद साहब ने जब ये दी थी ना 26 नवंबर से पहले तारीख दी थी कि ये फैज़ हमीद से इंटरकनेक्टेड है कि चीज़ें उनका कोई फैसला होने वाला है, तो मैंने फिर चेक किया किसी से, तो मुझे उन्होंने कहा कि दिसंबर के आखिर में आएगा। फिर मैंने ट्वीट भी किया उस पर कि दिसंबर के आखिर तक मुझे उम्मीद है। तो अब जब ये चार्जशीट आ गई, फर्द जुर्म लग गई, तो अभी फैसला तो आना है। तो मैंने फिर पूछा है आज भी, तो उन्होंने कहा अभी हम ये टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अच्छा। तो दिसंबर का आखिर होगा, कब होगा, क्योंकि अब ये प्रेस रिलीज इस मौके पे आना बहुत कुछ बता रहा है कि कोई माफी शाफी की जो कहानियां बनाई जा रही हैं और फिर जो सिविल नाफरमानी की हो रही है, ये सारी इसी पे पर्देदारी के लिए हो रही है। फैसल वाडा तो इस मामले में सच्चे हो गए ना, ये उसके लिए हो रहा है कि चार्जशीट ऐसे मौके पर जारी हो गई। तो हमें मट्टी डालने के कल्चर से बाहर निकलना होगा, सीधी सी बात है। अब फैसले करने चाहिए कि जो भी पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए गलत है, फिर वो सामने भी आए, सजाएं भी हों, ताकि आइंदा वालों के लिए इबरत हो। ठीक है मलिक साहब, ये PTI के लिए तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी, जिस तरह अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि संगजानी पे बैठने की बात की थी बैरिस्टर गौर को, हुकूमत ने पैगाम भिजवाया कि आप यहाँ बैठ जाएं और इसके बाद आपकी रिहाई भी हो जाएगी एक्स चेयरमैन की। एक PTI के सीनियर सेनेटर ने मुझे ये बताया कि एक ऑफ़र ये की गई है कि 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए गालिबन बात ना करें, मीडिया पे ना आएँ, जलसे ना करें, घर बैठें और रिहाई हो जाएगी। और हो सकता है कि आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए पाकिस्तान की सियासत में। एक तरफ वो रिहाई की खबरें और दूसरी तरफ ये ट्रायल का हतमी अंजाम तक पहुँचना, क्या सच है दोनों में से? देखिए, मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय ये है कि 9 मई के हवाले से जब भी कोई पैगाम रसानी हुई है, कतन अफवाज पाकिस्तान ने इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा। एक ही मौक़िफ़ रहा है कि जब तक 9 मई की खुलेआम माफ़ी नहीं मांगी जाती, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। और ये इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हमसे ये गलती हुई और हमारे जो है वो लोग, हमारे अपनी जो है स्पीचेस की बुनियाद पर या हमारे लोगों के कहने की बात जो है वो इन जगहों पे गए, उन्होंने जाके जो प्रोटेस्ट किया और उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। मतलब ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि खान साहब की रिहाई हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रिहाई का मामला था। अलबत्ता वो जो डिमांड्स की जा रही थी जी कि उनके ऊपर सख्ती ना हो, मुलाकातें होनी चाहिए और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, उसके हवाले से भी राय ये थी कि अगर वो शहर से बाहर किसी जगह पे एहतजाज करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन गारंटी ये दें कि वहाँ से लोग ऐसे नहीं आएंगे, कबायली इलाकों से लोग नहीं आएंगे, अफगानिस्तान के कुछ लोग नहीं आएंगे, मुसल्ला लोग नहीं होंगे, कोई पुरतशद्दद वाक़यात नहीं होंगे, जिसके लिए बैरिस्टर गौर काम भी कर रहे थे। ठीक है मलिक साहब, लेकिन ये इसमें क्या एतराज़ है जो PTI कह रही है कि हमारा मुतालिबा ये है कि जुडिशल इंक्वायरी करवा लें इसकी? तो जुडिशल इंक्वायरी में तो वो खुद पार्टी नहीं है ना। देखिए जुडिशल इंक्वायरी ठीक है, करवा लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाकायदा सबूत हैं, इसमें से इनकार कोई नहीं। अब एक शख्स खड़ा होकर फ़र्ज़ करे, एक पार्टी का रहनुमा हो और ये कहे कि चलें GHQ चले,
और हमें अब GHQ जाना है, और दूसरी जैसे अभी मुराद सही सब की कॉल का जिक्र राना सब कर रहे हैं, तो फिर आपके पास इंक्वायरी के लिए और क्या चीज़ बचती है? ये मेरे ख्याल में वो एक्सक्यूज हैं जो शुरू से PTI ने इख्तियार किए। मसला ये है, जो भी बात आमिर साहब भी कर रहे थे कि जी एक बड़ी पोजीशन पे किसी फौज में किसी ऐसे शख्स का पहुंच जाना, दुनिया भर में होता है ऐसा। आप अफराद जो हैं उनके बारे में आपके पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो इंसानी ज़हन के ऊपर आप लगा के चेक कर लेंगे ये कब पावर में आएंगे तो क्या करेंगे, कब बिगड़ सकता है, कब खराब हो सकता है, कब नेक होगा, कब गुनाहगार होगा। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं बना, और दुनिया के बड़ी बड़ी अफवाज, दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंस इदारों से लोग जो है टर्मिनेट होते हैं, उनको निकाला जाता है। मलिक साहब, लेकिन हुकूमत की नाकामी को भी तो माने ना कि 9 मई के हवाले से चालान तक भी अगर कुछ तो अब तक सब्सटेंशिएट हो जाता अगर ऐसा कुछ किया। मेरे ख्याल में फर्द जुर्म वहाँ भी आयद कर दी गई है जो है उस मुकदमात के ऊपर भी, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात में एविडेंस लेके जाए गए। देखिए हुआ क्या, 9 मई के वाक़यात के बाद एक पूरा माहौल ऐसा बन गया कि जी इन मुकदमात से जो है वो PTI के लोगों को निकालना है। सूरत हाल ऐसी पैदा होगी कि वहाँ फिर लोगों ने मुकदमात पर मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। जब आप मियाँ वाली में आप देखें, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं जो बेस के अंदर घुस रहे थे, जाके तोड़ फोड़ कर रहे थे, और वो बेल एप्लीकेशन लेकर आते हैं, उनकी आप बेल ले लेते हैं, तो उससे क्लैश की सूरत हाल पैदा हो गई। देखिए फौज को ये गिला है कि अगर अदालतें सही काम करती, लोगों को गिरफ्तारियों के बाद उनके इस अमल को चलने देती, तो मामला जल्दी शायद सेटल हो जाते। लेकिन जब आप ये फैसला कर लें कि नहीं भाई हमने तमाम, आज भी बात करते हैं जी सियासी मुकदमात हैं, यानी मैं हैरान इस बात करता हूँ कि हमारे दोस्त भी कहते हैं सियासी मुकदमात, ये सियासी मुकदमा है कि आपके घर के ऊपर हमला कर दिया जाए? क्या ये सियासी मुकदमा है कि आप कोर कमांडर हाउस के अंदर खड़े होकर ऐलान करें कि अल्लाह का शुक्र है कोर कमांडर हाउस फतह हो गया? क्या ये सियासी मुकदमा है कि आप ISI के दफातर के ऊपर जाके फायरिंग खुल आम आप फायरिंग करें, क्लाशनकोफ की फायरिंग कर रहे हो? ये सियासी मुकदमात नहीं है, ये सियासत के आड़ में बगावत है जो आप अपने इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है आमिर ज़िया साहब, एक तो ये बताइए कि जिस तरह से PTI की तरफ से रिसेंट एक सॉफ्ट सांस दिखाई दे रहा था, हमने देखा कि उमर अयूब साहब ने कहा कि चाहे इंसान हो या फरिश्ते हो हम बात करने के लिए तैयार हैं, और साथ साथ एक कमेटी भी तश्कील दे दी 5 मेंबरान पर मुश्तमिल के वो बातचीत करेंगे। आपको लगता है कि अब ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगे बढ़ना है, ये एक सिग्नल भी है इस चीज़ को लेकर कि ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है, दरअसल ताकत यहाँ लाया नहीं करती और जो फैसला होना था वो हो चुका है? ये यकीनन एक बहुत सख्त सिग्नल है, और वो PTI को जो है अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी हिकमत-ए-अमली जो है रिव्यू करने पे मजबूर करेगा, क्योंकि ज़ाहिर PTI में मैं समझता हूँ कि बड़ी पार्टी, उस पर कई ट्रेंड्स हैं। एक ट्रेंड यकीनन इस तरह का हो सकता है और है कि जो समझते हैं कि जी हम उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं सोशल मीडिया पे भी कि जो इदारों को मुतनाज़ा बना रहा है, इदारों को जो है उन पर तनकीद कर रहा है। फिर एक वो लोग हैं कि जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और जो समझते हैं कि जी हमें हमारे साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए कि जो किसी और सियासी जमात के साथ हो सकता है, और वो मुलविस भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त इत्तेफाक करेंगे कि तमाम की तमाम PTI जो है वो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं और होंगे कि जो जिनका कोई लेना देना नहीं होगा। अगर ये कोई साजिश हुई है तो बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट, एक छोटा सेल जो है उसने साजिश की होगी, और जो कुछ हमने उसका नतीजा देखा वो देख लिया, और उसका फिर खमियाजा जो है PTI ने भुगता है। और यहाँ पर ये बिल्कुल इस बात की हमें सोचना चाहिए, और PTI को तमाम सियासी जमातों को, कि अपने इदारों को मुतनाज़ा बनाना, उनके इस तरह की तनकीद करना जो होता है, एक तो खुद पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, उन इदारों के लिए अच्छा नहीं है, फिर लेकिन आपकी अपनी सियासत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है। लेकिन आमिर ज़िया साहब वो सोशल मीडिया का क्या करें? PTI की अपनी लीडरशिप कहती है कि हमारे भी वो कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर बैठ के ऑपरेट हो रहा है, तो बयानिया तो वहां से आता है। वो बिल्कुल आपने सही कहा, और एक तरह से मैं समझता हूँ कि उनकी जो एक मुहिम जोई है या उनकी जो इंतहा पसंदी है, उसने PTI को यरगमाल भी बनाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि उनकी जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो जेल में है, वो टोन सेट नहीं कर सकते। आमिर साहब, हैरारकी सेट क्यों नहीं होती PTI में? मैं आपसे पूछता हूँ, PTI में नंबर 2 फिर कौन है? बैरिस्टर गौर साहब हैं, बुशरा बीबी साहिबा हैं, अलीमा खान साहिबा हैं, गंडापुर साहब हैं, कौन है इन सब में से? इसका जवाब तो PTI को देना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब भी पार्टी मुश्किल में होती है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी अपने दौर में हो 70s के अंदर और उसके 80s के अंदर, या नून लीग हुआ था 99 के coup के बाद, तो उसमें इस तरह की कंफ्यूजन नजर आ रहा होता है, क्योंकि क़यादत जेल में है, क्रैकडाउन हो रहा है। यहाँ पर जाहिर है कि जो समझना चाहिए हमें कि भाई इख्तियारात कायदे के खिलाफ उमर अयूब के पास जिम्मेदारी जाती है, मिस्टर गौहर के पास जिम्मेदारी जाती है, जो लोग उनके फ्रंट लाइन पे हैं। जहाँ तक उनकी बेगम का ताल्लुक है या उनकी बहनों का ताल्लुक है, असूली तौर पे तो उनका कोई सियासी रोल जो है, हमेशा तो PTI ने इस बात पे
फख्र किया है कि नेपोटिज्म नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसी चीज कायम रहना चाहिए। इनकी जो सपोर्ट बेस है वो यही मिजाज रखती है। बिल्कुल बुशरा बीबी साहिबा को हक है कि अपने शौहर की रिहाई के लिए जो बात करें, जिद्दोजहद करें, कोई भी कर सकता है, उनकी बहनें भी कर सकती हैं बतौर एक रिलेटिव के, लेकिन सियासी किरदार होना मेरे ख्याल में उसका नुकसान ज्यादा होगा पीटीआई को। और पीटीआई को जो है इसी तरह से जो उनकी जो न्यूट्रल लीडरशिप है, पोलिटिकल लीडरशिप है, उसको ही सामने होना चाहिए और वही नेगोशिएट भी करे और बात करे। मैं आखिरी बात ये कहूँगा, मुश्किल में पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जज्बात से ऑपरेट नहीं करती है, एक कोल्ड लॉजिक के तहत उसको करना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि उसको अवामी तायद भी है, पीटीआई को अवामी तायद भी है, एक पॉपुलैरिटी भी है। जहां पर आप साफ कर रहे हो, जहां पर लोगों को, इदारों को सजा दे रहे हो, वहां पर आप एक स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे कि जो उनके मेन स्ट्रीम के लोग हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो लास्ट कार्ड है, इसको ज़रा अगर एक्सप्लोर करें तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात हुई और इसके ऊपर शेख वकास अकरम ने कहा कि इसके पहले फेज़ में अवाम सरकार से कोट एंड कोट बेजारी का ऐलान करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जाएगा पैसे ना भेजें, और फेज़ 2 में बिल भी जमा नहीं करवाएंगे। ये कुछ बेहतर करेगा पीटीआई के लिए या कोलिजन कोर्स है? इसमें तो सिर्फ ये है ना कि आप स्टेट्समैन बनकर सोच नहीं रहे, आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमें कमान नहीं सौंपी जा रही इक़्तिदार की तो ना बिल जमा करवाएं, ना टैक्स दें, ना पैसे भेजें और स्टेट को बैंकरप्ट कर दें। ये मतलब है इसका? स्टेट्समैनशिप वाली यानी मुदब्बराना किरदार वाली कहानी तो छोड़ दें। बात असल ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, गम गुस्से का इजहार है। जैसे कल खान साहब ने कहा कि 26 के बाद रिएक्शन क्यों नहीं आया हमारी पॉलिटिकल क़यादत का। उनकी फैमिली ने कहा कि पंजाब से लोग नहीं निकले, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं निकले हैं। वो आमना सामना हो गया कि वो फिर खान साहब का गुस्सा भी सामने आ गया। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हमारे और आपकी फैमिली के मेंबर से भी बाहर हैं लोग। मुझे बताएं कितने लोग हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को पैसा डोनेट करने के लिए भेजते हैं? यहाँ आज आप कहते हैं हम आपको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, सारे डॉलर अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, या वो अपनी फैमिलीज़ को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जो किसी के लिए खैरात कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं माहाना बुनियादों पे, सालाना बुनियादों पे, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स की किस्तें पे करते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये कंट्रीब्यूशन। जाहिर है कि वो है, वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है इकॉनमी में, लेकिन वो इंडिविजुअली भेज रहे हैं, वो कोई इदारा जाती बुनियाद पे नहीं है। वो तो फिर शौकत खानम को भी दे रहे हैं, वो कई और फलाई ट्रस्टों को भी दे रहे हैं, इदारों को पैसे दे रहे हैं, तो फिर वो किसको रोकेंगे, किसको नहीं। और बिलों वाली कहानी, ये बिल्कुल इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर सकेगी अमल दरामद, अपनी MNA MPA नहीं करेंगे कि हम बिल नहीं देते। नहीं, वो राना साहब वो रेहाम खान साहिबा ने बताया कि 2014 में जब ये ऐलान हुआ था ना कि बिजली के बिल जला दो, तो उन्होंने ये कहा कि उस वक्त बनीगाला में सोलर लगा हुआ था। तो आपको लगता है कि ये फिलहाल जो जिस नौयत की कॉल दी जा रही है, इसका तो और अग्रेशन ये इनवाइट करने वाली बात है ना कि अगर आप ये कह दें कि सिविल नाफरमानी, और दूसरी चीज़ ये कि क्या पार्टी मुतहद है इस टास्क पे? सारी पीटीआई चाहेगी कि इसी तरफ जाए सब कुछ? नहीं, वो तो कल खान साहब से सवाल हुआ था कि आपके लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनका कौन करेगा और क्यों करेगा? मैंने फैसला किया, ये मेरा अनाउंसमेंट है, तो फैसले में तो वो कायम है। लेकिन आप रेहाम की किताब छोड़ दें, खान साहब ने कहा था मुझे गीजर चाहिए, अच्छा, बस बात खत्म हो गई। तो वो तो सबको चाहिए है। ये जब अनाउंस करेंगे तो पता चलेगा ना कि इनकी पार्टी के कितने लोग सोलर पे रह जाएंगे और कितने लोगों का। वो एलीट क्लास का तो कभी जिक्र ही नहीं होता, फिक्र ही नहीं होता। वहां इमरान खान साहब खुद मौजूद थे उसमें, उन्होंने भी बिल पे किया। आप दोनों तरफ देखेंगे, बिल भी लोग पे करेंगे और रेमिटेंसेस भी आएंगी। लोग नहीं रुकते, हर तरह से यहां मजबूर होते हैं भेजने के लिए। मतलब वरना तो आपको पता है कि वो फिक्रे भी कहते हैं कि हम तो यहाँ मजदूरी, घर पे डिश वॉश भी खुद करते हैं और आपने तो मुलाजिम रखे हुए अपनी फैमिली मेंबर से कहते हैं वो, लेकिन पैसे वो भेजते हैं क्योंकि रिश्ता तो मौजूद है ना, उनका खून का रिश्ता है। वो मदद करते हैं कानूनी भी, इखलाकी तौर पर। उनके बच्चों की फीसें होती है अपने, बहुत सारा। हमारा देखे ना, बहुत बड़ा तबका गल्फ में मौजूद है जो कि ज्यादातर बहुत छोटी मुलाजमतों पर बैठे हैं, अपने खानदानों को चला रहे हैं। ये मुमकिन नहीं होगा खान साहब के लिए। सही, ठीक है मलिक साहब, ये जो सिविल नाफरमानी वाला एस्पेक्ट है, एक तो इस पर पीटीआई का स्टांस ये है कि ये हमारा हक है। अगर हम नॉन कॉपरेशन की तरफ जाते हैं तो ये होता रहा है, इस खित्ते की तारीख में होता रहा है कि अगर सियासी इख्तलाफ के बायस एक तहरीक चलती है, उसका राइट है कि वो ये कर सके। तो इसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, पहली चीज़। और दूसरी ये कि फवाद चौधरी साहब ने जो कहा कि अब इतना खौफ हो चुका है,
खान साहब को लेकर के लोग ये समझते हैं कि ये वो जिन है, अगर बोतल से बाहर आ गए तो फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए सारे निज़ाम को कैप्चर कर लिया गया। आपको लगता है कि एक परसेप्शन ये भी है कि अगर उनको स्पेस मिल गई तो फिर उनके सियासी मुखालिफिन हों या उनके खिलाफ बात करने वाले हों, उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी इसके बाद? देखिए, जो पॉपुलिज्म होता है ना जी, पॉपुलिज्म बड़ा ख़तरनाक होता है जी। इंसान पॉपुलिज्म के उस दायरे के अंदर घूम रहा होता है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, वो बड़ा बेखबर होता है। इसलिए कहते हैं कि पॉपुलर लीडर दुनिया में इतने गुजरे, उनके लिए इंसानों की कीमत भी नहीं रहती। इंसान जिंदा रहें मर जाए, उन्हें अपनी उस तहरीक की कामयाबी की फिक्र होती है कि जिस नतीजे में उन्हें पीर मुर्शद मान कर इक़्तिदार के मसनद पे बिठा दिया जाए और उनकी हर बात बिला चूं चरा मानी जाए। ये एक ऐसा माहौल इंसान को वहाँ ले जाता है। तारीख, आप मुझसे ज़्यादा तारीख से वाकिफ़ आप पढ़ते हैं, देखिए जितने भी ऐसे लोग गुजरे फिर उनकी हर बात को आगे जो कहने मानने वाले होते हैं वो भी यही कहते हैं। जैसे अभी आप मोरूसियत की बात कर रहे थे, सुबह अगर खान साहब ये पैगाम भेज दें कि मोरूसियत जो होती है वो औलाद में होती है, बुशा बीबी तो बीवी है, या मोरूसियत कहाँ से आ गई जी, ये ख़ानदानी सियासत कहाँ से आ गई, तो कई लोग आपको दलील देते नजर आएंगे। खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी, ये बच्चों में मोरूसियत होती है, बीवी में नहीं होती। ठीक। तो मेरे ख्याल में ये जो ख़तरनाक सूरत जब होती है फिर इंसान फैसले गलत करता है, इसलिए गलत फैसले फिर आपके गले पड़ जाते हैं। ये सिविल नाफरमानी की जो बात कर रहे हैं, ये नाफरमानी की तहरीक तो हो सकती है, सिविल नाफरमानी की तहरीक कम अज़ कम इस खित्ते में होती दिखाई देती नहीं है। तो ये कामयाब भी नहीं होगी? मुझे नहीं लगता ये कामयाब हो सकती है। देखिए रियासत, अगर हम 24 मई, बिल्कुल मैं आज भी इस बात में मुतफिक हूँ, किसी के खिलाफ एक लाठी भी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अगर 24 नवंबर को या 26 नवंबर को इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले होते कि उन्हें डिस्पर्स करना मुश्किल होता तो शायद तब भी हुकूमतों के लिए चैलेंज बन जाता। पाकिस्तान में जितने भी एहतजाज हुए, मेरी तो एक बड़ी राय है, लोग इससे इख्तलाफ ही करते हैं, वो कभी लाखों की तादाद में नहीं हुए, वो हज़ारों की तादाद में होते हैं। अच्छा। हज़ारों के मजमे हमेशा से मैनेज हो जाते हैं, मैनेज होते रहे हैं, मैनेज होते रहेंगे। तो ये सोशल मीडिया पे परसेप्शन फिर कैसे बनता है कि लाखों करोड़ों का मजमा है, आप हज़ारों की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में PTI ने इसको अच्छे तरीके से सोशल मीडिया को मैनेज किया। इसमें सोशल मीडिया में 2-3 फैक्टर हैं। एक तो आप जब पॉपुलिज्म की लहर चल रही होती है तो आप उसके साथ चल रहे होते हैं, तो आपके 2 किस्म के मफादात होते हैं, आप खुद भी पॉपुलर हो रहे हैं, फिर आजकल चूंकि अर्निंग है, डॉलर्स हैं, आप उससे पैसे भी कमा रहे होते हैं, 2 चीज़ें हैं। अब बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं यार खान साहब ने यहाँ बहुत बड़ी गलती की, दिल करता है इस पर व्लॉग बना दो पूरा, लेकिन शाम जो है वो व्यूज कम हो जाएंगे, इसलिए मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। पॉपुलिज्म हमेशा जो है वो इंतहाई खतरनाक होती है। पॉपुलर सहाफत ने भी नुकसान पहुंचा, मैं समझता हूँ हमारा मसला ये है। आप देखें ना, कई लोग आपको कहानियां बयान कर रहे होते हैं, अब मैं नाम नहीं लेता आपके प्रोग्राम के अंदर, वो लगे होते हैं जी मुझे सब पता है, मेरे सामने ऐसा हुआ है। कभी किसी के कुछ सबूत भी आया किसी के सामने कि जनाब उन्होंने कहा जी मेरे सामने ये बातें हुई, मेरे सामने 4, अब मैं बड़े आराम से कह दूं कि जी 10 MNAs मेरे सामने आए, उन्होंने कहा जी हम मियां शहबाज शरीफ साहब चलने को तैयार नहीं है। कौन पूछेगा, कौन तस्दीक करेगा? लेकिन ये चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं हमारे यहाँ। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, झूठ बोला जाता है, झूठ सुना जाता है, झूठ बेचा जाता है और झूठ बिकता है। ठीक। जिस सोसाइटी में झूठ बिकना शुरू हो जाए, लोग बाहर है ना लोग झूठ के, वहाँ फिर ऐसे मसाइल जरूर रहते हैं। ठीक है। आमिर ज़िया साहब, एक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से इत्तेहाद बना था और एक्सपेक्टेशन ये थी कि जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटीज़, बेशक वो अचकज़ई साहब हों या फजलुर रहमान साहब हों या खान साहब हों या उनकी पार्टी हो, वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और टफ टाइम देंगे हुकूमत को। लेकिन अचकज़ई साहब को मैंडेट मिला मुज़ाकरात का, फिर वापस ले लिया गया। फजलुर रहमान साहब इस एहतजाज में शरीक नहीं हुए जो PTI ने किया, वो सब कहाँ रह गया? और अगर उसको रिवाइव ना कर पाई PTI तो क्या सोलो फ्लाइट लेकर ये लड़ाई जीत पाएगी, आपको लगता है? PTI का जो एक बड़ा मसला है कि उसकी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन उसका असल चैलेंज ये कि वो एक मुत्तहदा महाज बनाने में नाकाम रही है, या वो कहते हैं ना फिर सोलो फ्लाइट पे चली जाती है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जिस तरह की हमने देखा है कि ताकत पे गिरफ्त है, पावर पे गिरफ्त है, तो हमारे जो भी पूरा शराब किया है, उसके लिए आपको एक ब्रॉड बेस अलायंस की जरूरत है। और जब आप ब्रॉड बेस अलायंस बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डाइल्यूट भी हो जाती हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जी सिविल नाफरमानी की, तो ये आप गेज करते हैं कि जी अगर हम ये चीज लॉन्च करेंगे तो उसका वाकई हम कामयाबी से हम हमकिनार होंगे या इसका हमें नुकसान ज्यादा है। तो ये मेरे ख्याल में सही तरह से वहां पे वे नहीं कर पा रहे हैं PTI के दोस्त जो है ना। और वो एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि मुहिम जोई एक मुहिम जोई के बाद दूसरी मुहिम जोई पे वो निकल पड़ते हैं। उसमें हो ये रहा है कि हुकूमत भी कामयाब नहीं हो रही है और PTI भी कामयाब नहीं हो रही है, और गेम जो है हमारे यहाँ फंस चुका है, एक पॉलिटिकल लॉक जैम है। और इसीलिए मुझे से लोग बार बार ये करते हैं कि पाकिस्तान को हीलिंग टच की जरूरत है,
एकदम एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है। उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं अपना किरदार अदा करें, लेकिन वो माइनस एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता। उसको एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल भी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। अगर जो उसको तस्लीम नहीं करता, मेरे ख्याल में कहीं फिक्री मुखालते में रहता है, तो एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार चाहिए, ताकि एक पाकिस्तान को सिम देने के लिए मुश्तरका तौर पे एक रास्ते का फैसला हो सके। अभी हम लोग बहुत ही बुरे फेज में हैं। आप देखिए, इतने से माफ कीजिएगा, एक है जितनी सियासी सूरत हाल है, तसादुम की सियासत हो रही है, कौन जिम्मेदार है वो एक अलग बहस है। इसको खत्म कैसे करना है? खत्म अगर डंडे से हो सकती है तो बिस्मिल्लाह करें, लेकिन मेरे ख्याल में डंडे से नहीं होगी, उससे मजीद पेचीदगी और हो जाएगी। ठीक है। और हमारे सामने पड़ोसी ममालिक की मिसाल है कि रियासतें इम्प्लोड कर जाती हैं बातों बात, कंट्रडिक्शंस को अगर हल न किया जाए। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी कंट्रडिक्शन है, मतलब नेहरू नेशनलिज्म से लेके सेक्टेरियन भी है, क्लास भी है, और भी मसाइल हैं। तो हमें चाहिए कि जरा सा हीलिंग टच की तरफ जाएं, और ये जो मुझ पे दाव दे के जी जैसे इमरान खान साहब को आदत है उनके मुखालफिन को कि हमने नाक रगड़वा दी और ये कर दिया, इससे बाहर निकले, बढ़ के ना मारे, पाकिस्तान के लिए सोचें और मसलों को हल करें। सही। राना साहब 30 सेकंड्स है, मुज़ाकराती अमल आपको लगता है अब आगे बढ़ेगा, और फजलुर रहमान साहब का जो वजन होगा वो किस पलड़े में जाएगा? देखें, बढ़ता या नहीं बढ़ता, गवर्नमेंट को इस मौके पे अपनी कमेटी अनाउंस करनी चाहिए। अच्छा। और फिर साथ कहें कि आओ टेबल पे बैठो। प्री कंडीशंस जो हैं, चाहे वो पीटीआई ने लगाई हैं कि जी हमारा मैंडेट वापस करें, फलां करें, बिल्कुल आप कहें बैठें, क्योंकि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, पार्लियामेंट भी हल है, और वहीं से होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन भी हैं, वज़ीर आला भी उनकी टीम में शामिल हैं। चाहे वो मैं अपना तबसरा इस पर महफूज करते हुए कि इमरान बाद में उस फैसले को मानेंगे कि नहीं, हालांकि उमर अयूब ने जोर लगा के कहा हम बड़े बाइख्तियार हैं, हालांकि कोई बाइख्तियार नहीं है। अच्छा। लेकिन हुकूमत को कमेटी बना के बातचीत शुरू करनी चाहिए। ठीक है, बातचीत का आगाज होना चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर इलियास राना साहब, आमिर ज़िया साहब मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।